सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने एक बंद कमरे में पेपर लीक पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी। उसके लिए जद्दोजहद करना पड़ा, लड़ना पड़ा कि भाई छात्रों का दर्द तो सुन लेने दो। पेपर लीक करना गुनाह नहीं है। पेपर लीक करके लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करना वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक के मामले में शामिल लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध हो वो भी गुनाह नहीं है। पेपर लीक करने वाले गिरोह के लोग 8 से 10,000 करोड़ रुपए की उगाही कर बीजेपी के नेताओं का जेब भरें वो भी गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? उन छात्रों से बातचीत करना गुनाह है। उन छात्रों का सड़क पर निकल करके मशाल जुलूस निकालना गुनाह है। उन छात्रों के द्वारा अपनी आवाज उठाना गुनाह है। और यही हुआ प्रयागराज में। मैं कल एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, जो सर्किट हाउस का कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो किसी नेता के पैसे से नहीं बना, वो जनता के पैसे से बना हुआ है, सरकारी गेस्ट हाउस है। और वहां पे तमाम छात्र संगठनों के जो नेता थे उनके साथ बातचीत कर रहा था। उसी समय प्रशासन का अमला पहुंचता है और पहुंच करके कहता, भाई आप बातचीत नहीं कर सकते, अपनी बातचीत रोक दीजिए, आइए बाहर आइए, निकलिए। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? संवाद करना, बातचीत करना, यह कहां का गुनाह है? किस नियम कानून के तहत गुनाह है? किस नियम कानून के तहत आप हमको रोक रहे हैं? उसका कोई जवाब प्रशासन के पास नहीं था। फिर काफी जद्दोजहद के बाद वो लोग वहां से गए। उस कार्यक्रम में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के और पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह जी भी थे। उस कार्यक्रम में के राय जी भी थे, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। समाजवादी छात्र सभा के नेता थे, उसमें एनएसयूआई के नेता थे, प्रतियोगी छात्र संगठनों के नेता थे। सब लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। और वहां पर यह घबराई हुई, डरी हुई कायर सरकार कार्यक्रम को रोकने के लिए पहुंच गई। और इतना ही नहीं किया, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक छात्र नेता है आशुतोष पांडे, वो आ रहे थे, उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अरेस्ट करके जेल भेज दिया। दिन भर बातचीत होती रही, बोले साहब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। और बाद में मैंने वहां के पुलिस कमिश्नर से, जोगेंद्र जी से बातचीत की, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे विषय को सुना। और मैंने कहा कि एक छात्र नेता को ऐसे पकड़ लिया गया है, तो उनका मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसे अभी तुरंत छुड़वाता हूं। लेकिन इससे पहले कि कमिश्नर कुछ सहयोग कर पाते, उस छात्र को छुड़वाने में कोई मदद कर पाते, नीचे के पुलिस अधिकारियों ने उस लड़के को उठा के जेल भेज दिया। दूसरा छात्र नेता है पंकज पांडे, उसको भी पकड़ के जेल भेज दिया। वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाला था। 3 कोचिंग के संचालक वो छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गए, उनकी कोचिंग बंद करा दी।
तो मुझे जो बातचीत से लगा, पुलिस कमिश्नर की बातचीत से जो लगा, जोगेंद्र जी की बातचीत से लगा कि उनकी भी कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं थी, लेकिन ऊपर से कोई दबाव रहा होगा जिसको जाहिर तौर पे वो कह नहीं सकते। उन्होंने अच्छे ढंग से बात सुनी, कहा भी छुड़वा देंगे, लेकिन ऊपर से कोई दबाव रहा होगा, इसलिए कोई मदद नहीं कर पाए। पुलिस के लोग भी, पुलिस के अधिकारी भी कई बार बेबस होते, मजबूर होते। मेरी शिकायत सरकार से है, आप नौजवानों का पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद उनको अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस प्रकार का संविधान उत्तर प्रदेश में चल रहा है? ये कौन सी हिटलरशाही मोदी योगी के राज में चल रही है? एक कोचिंग के संचालक हैं विवेक सर, उनका रोता हुआ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। इन लोगों के अंदर कोई दया भाव नहीं है, इतनी क्रूरता भरी हुई है, इतनी क्रूरता। एक आदमी रो रहा है, विलख रहा है, उसकी कोचिंग बंद कर दिया। अब उसमें जो लड़के पढ़ते थे 1000-2000, उनका भविष्य बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो बीजेपी ये चाहती है कि नौजवान बेरोजगार रहे, बीजेपी ये चाहती है नौजवानों का भविष्य इसी तरह से पेपर लीक हो के बर्बाद होता रहे। बीजेपी ये चाहती है नौजवान इसी तरीके से त्रस्त होकर त्रासदी में आके आत्महत्या कर ले। अनपढ़ रहेगा तभी उनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में फंस के हथियार उठा के चलेगा। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हिंसा फैलाना चाहती है, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, और इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे अहिंसक आंदोलन को कुचलने का काम प्रयागराज के अंदर हुआ। और आशुतोष पांडे और पंकज पांडे की गिरफ्तारी इसी बात का संकेत है। इससे आप आंदोलन को दबा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल याद रखिए। इससे आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आपने पेपर लीक पे चर्चा रोक दिया। मोदी जी तो रोज हर हफ्ते रविवार को पहुंच जाते हैं। आज बच्चों परीक्षा पे चर्चा करेंगे, आज आम पे चर्चा करेंगे, संतरा पे चर्चा करेंगे, जलजीरा पे चर्चा करेंगे, और पेपर लीक पे चर्चा कौन करेगा? वो चर्चा मोदी जी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम जो रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की मोदी योगी सरकार ने किया है, ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम रुकेगा नहीं। और ये पेपर लीक पे चर्चा अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगी। अगले चरण में हम जहां जहां विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर पेपर लीक पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद जिले स्तर पर भी ये पेपर लीक पे चर्चा होगी। और साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम पेपर लीक पर चर्चा करेंगे। जिन छात्रों को, नौजवानों को इस चर्चा से जुड़ना है, और इसीलिए बैनर भी मैंने नॉन पॉलिटिकल रखा है, पेपर लीक पे चर्चा, और वो छात्र संघर्ष समिति के बैनर के तहत तले हम ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसलिए कोई पार्टी की बाधा नहीं है, कोई दल की बाधा नहीं है। आप आइए, जुड़िए, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, और आपके पेपर लीक का जो पूरा कांड है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और फिर रणनीति बनाकर सरकार के सामने एक बड़ा आंदोलन करके हम लोग उन मुद्दों का समाधान मांगेंगे जिससे नौजवान त्रस्त है। मैंने 5 चरणों में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की पदयात्रा की है, और अब ये पेपर लीक के चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश में फिर हमारा 6वें चरण का अभियान शुरू होगा पदयात्रा का। हमारा मुद्दा हमेशा से रोजगार रहा है, शिक्षा रही है। हमारा मुद्दा हमेशा से नौजवानों के हित और उसके भले का रहा है। हमसे डरते क्यों हैं? क्योंकि हम आंकड़ों के साथ
बातचीत करते हैं और सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। अंत में कुछ जानकारी दे के अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आखिर ये पेपर लीक से चर्चा करने से क्यों भाग रहे, क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश पेपर लीक का गढ़ बन गया है। मोदी राज में देश पेपर लीक का गढ़ बन गया है। पेपर लीक के जरिए हजारों करोड़ की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। इसलिए पेपर लीक पर चर्चा करने से डरते हैं, घबराते हैं और भागते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, 7 लाख नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया। 2018 में नलकूप चालक 3000 पदों के लिए 2 लाख लोग परीक्षा में बैठे, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के लिए 2000 पदों पर 14 लाख लोगों ने परीक्षा दी और परीक्षा रद्द हो गई। 2018 में यूपी पीसीएल जेई की परीक्षा हुई, 226 पदों के लिए 26,000 लोग परीक्षा में बैठे, परीक्षा रद्द हो गई, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। 2018 में लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती 672 पदों के लिए 11 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा रद्द हो गई, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ। 2021 में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा हुई, इसमें 21 लाख लोगों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, परीक्षा रद्द हो गई, नौजवान फिर से एक बार उसके पीठ में छुरा भोंकने का काम यूपी की सरकार ने किया। 2021 में यूपी टेट 20 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2022 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। देखते जाइए, कुछ छोड़ा नहीं है, हाई स्कूल से लेकर और पीसीएस जे तक कुछ बचा नहीं है। 2022 में लेखपाल की परीक्षा 8000 पदों के लिए 2.5 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा रद्द हो गई। यूपी पुलिस 2024 कांस्टेबल भर्ती 60,000 पदों के लिए 48 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। 2024 में आरओ 411 पदों के लिए 10 लाख लोगों ने परीक्षा दी, परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। 2025 में फिर से एक बार 2025 में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। 2026 SSC जीडी कांस्टेबल भर्ती कई स्थानों पे धांधली का मामला अभी सामने आया। 2026 22 लाख लोगों ने नीट की परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा कैंसिल हो गई। 2026 फिर से CUET की परीक्षा का पेपर बताया उन्होंने कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है। टेक्निकल ग्लिच जिसमें 15 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था, उसमें भी टेक्निकल ग्लिच आ गया। उस ग्लिच में सब कुछ प्लिच हो गया, सब गड़बड़ हो गया। ऐसे चल रहा है। 2026 में ही लेखपाल की भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। कई घंटों के बाद कुछ परीक्षा केंद्रों से लोग निकले और इसी के साथ साथ वो भी परीक्षा अधर में लटकी हुई है। इसमें 2 कंपनियों का जिक्र मैं जरूर करूंगा। ये प्राइवेट कंपनियां हैं, 2 कंपनियां। एपटेक लिमिटेड, इसने यूपी पीसीएल जेई का एग्ज़ाम करवाया था, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ईडू टेस्ट, इसने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम करवाया था, ये भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आप एक ऐसी कंपनी जो काली सूची में जा चुकी है, जो पेपर लीक का जिसका खुद का इतिहास रहा है, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई दूसरे राज्यों के अंदर, उसको यूपी में किस तरीके से आपने एग्ज़ाम कराने की परमिशन दी? क्या वजह है इसके पीछे? क्या खेल हुआ इसके पीछे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को आपने एग्ज़ाम कराने की छूट दी?
ईडू टेस्ट और एपिटेक, जो दो नाम मैंने लिया, तो इसका मतलब इसी बात से बीजेपी की योगी सरकार डरी हुई है, मोदी की सरकार डरी हुई है कि इतने पेपर लीक के ऊपर अगर छात्रों में बातचीत होगी, चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ तो बेचैनी पैदा होगी। इसीलिए ये इस चर्चा से, इस बातचीत से भाग रहे हैं। लेकिन हमको इन सारी चीज़ों का हिसाब चाहिए। ये पेपर लीक करके जो लाखों करोड़ों नौजवानों का पूरे देश में आपने भविष्य बर्बाद किया है, इसका एक एक चीज़ का हिसाब चाहिए। जिन नीट के छात्रों ने परीक्षा देने के बाद, पेपर लीक के बाद आत्महत्या की है, उनकी हत्या प्रशासन ने की है, शासन ने की है। उनकी हत्या बीजेपी सरकार ने की है। उनकी हत्या के ऊपर आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसका जवाब चाहिए। लखीमपुर खीरी में जो बच्चा मरा, क्यों आत्महत्या की उसने? क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग तैयारी करते हैं। कल यही बात छात्र वहाँ बता रहे थे कि सर, हम लोग बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं और परीक्षा दे के निकलते हैं तो सबसे पहले माँ का फ़ोन आता है, बेटा पेपर कैसा हुआ। फिर जो बाप मुंबई में मजदूरी कर रहा है, उसका फ़ोन आता है, बेटा पेपर कैसा हुआ। घर को, परिवार को, जो उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनको उम्मीद रहती है हमारा लड़का इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, कुछ बन जाएगा तो झोपड़ी से हम एक पक्का मकान में रहने लगेंगे। उन सब की उम्मीदों को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो इसलिए ये पेपर लीक पे चर्चा का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। और जो दो हमारे छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है, क्योंकि अब वो जेल में चले गए हैं, तो उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे और उनकी रिहाई हो, जल्दी वो बाहर आएँ, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वही संवाद से डरते हैं, वही बातचीत से भागते हैं। तो ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, ये कायरों की, अंधभक्तों की सरकार है। यहाँ पर संवाद, बातचीत, डेमोक्रेसी के लिए कोई स्थान नहीं है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और उसका जो भी खामियाजा भुगतना है वो भुगतने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हमारे साथ विनय पटेल जी हैं, जो हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हैं। अनीत जी हैं, अनीत रावत जी, ASAP जो हमारा छात्र संगठन है उसके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और बंसराज दुबे जी हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं। हमारी पार्टी के निवर्तमान जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, सबाजीत जी हैं। महेंद्र जी हमारे प्रवक्ता हैं। और किसी कोई बात कहनी आपको, कोई प्रश्न आप लोगों का आप पूछ सकते हैं। समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। देखिए, ऐसा है, चुनाव आयोग उनका है, वो समय से पहले कराएं, समय से बाद कराएं, चुनाव ना कराएं, अपने आप को खुद से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री घोषित कर लें, ये सब कुछ उनके हाथ में है। जनता के हाथ में है वोट देना। उस जनता से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि अगर आज नौजवानों का भविष्य ये सब चौड़े होकर क्यों घूमते हैं? ये कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, महंगाई हो रही है, लेकिन हम तो साहब चुनाव जीत रहे हैं। तो अगर आप जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, लोकतंत्र में वोट के जरिए ही आप उसका बदला ले सकते हैं। अगर आप वो बदला लेने के लिए, बदला भी शब्द ठीक नहीं है, अगर आप अपने गुस्से का इजहार करने के लिए अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल इनके खिलाफ नहीं करेंगे, तो चुनाव आगे कराएं चाहे बाद में कराएं, उनको तो मालूम है हिंदू मुसलमान कर करके वो चुनाव जीतेंगे नफरत फैला कर। कमर्शियल गैस पे एक बार फिर पैसे बढ़े हैं, 42 रुपए और 5 किलो पे 11 रुपए। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, ये जो महंगाई आई है, ये मोदी के द्वारा देश को दिया गया तोहफा है।
ये महंगाई अपने आप नहीं आई है, मोदी के द्वारा लाई गई है। और हमको आपको बार बार झूठ बोला जाता है। क्या कह के तेल का दाम बढ़ाया गया कि तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सारे चैनलों पे यही खबर चल रही थी। क्यों? क्योंकि यही बात हरदीप पुरी जी कह रहे थे कि 1000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। ये तो झूठी बात है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हमारा नहीं, सरकारी आंकड़ा जो अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें आपको मिल जाएगा कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं तेल की, उनको फरवरी से मार्च तक जब युद्ध चल रहा था उस वक्त 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। घाटे की तो बात ही नहीं है। अब आ जाइए वैश्विक स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम जो प्रति बैरल था, जितना डॉलर था 117 तक पहुंचा था, वो आज धीरे धीरे घट के कम हो गया। वो भी काफ़ी कम हो गया है, फिर भी आप दाम बढ़ाते जा रहे हैं। तीसरा कारण, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से भारत की ज़रूरत का 50% तेल, 60% गैस आती थी। मोदी को पता था इसी रास्ते से आती है। मोदी को पता था ये ईरान के कब्जे में है, तो इजराइल के साथ जाके कूदने की क्या ज़रूरत थी आपको? तो आपने अपना एक परंपरागत दोस्त खो दिया। और आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से चीन का जहाज़ जाता है, दूसरे देशों का जहाज़ जाता है, भारत का जहाज़ बहुत जद्दोजहद करने के बाद आता है। चौथा कारण देश में महंगाई का, ईरान 2019 तक आपको सस्ता तेल देता था, रुपए में तेल देता था, 60 दिन की उधारी देता था। ईरान से भारत तेल आने में 7 से 10 दिन लगता है, रूस से तेल आने में 20 से 25 दिन लगता है, अमेरिका और वेनेजुला से आने में 50 दिन और 56 दिन लगता है। लेकिन मोदी जी ट्रंप के डांट के डर से गुलामों की तरह वेनेजुला से तेल मंगा रहे हैं 56 दिन में, जहाँ से आता है, जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी भारत की सरकार को महंगा पड़ता है। तो क्यों इतना झुके हुए हो भाई आप? क्यों इतना डरे हुए हो? आप गुलामों की तरह हर महीने उनसे परमिशन मांगने जाते हो। साहब रूस से तेल खरीद ले, कहता हाँ हाँ रुक जा अभी देखता हूँ। अरे साहब कमी आ गई, 1 महीना खरीद, चल ठीक है 1 महीना खरीद ले। ये हालत कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में गिराने का काम किया है। तो अब आई नहीं है, मोदी के द्वारा लाई गई है अपने एक दोस्त को बचाने के लिए, जिसका नाम है अडानी। उनका वो दोस्त अमेरिका के अंदर रिश्वतखोरी में फंसा हुआ है और वो दोस्त बच रहा है $10 बिलियन खर्चा करके। आपको कह रहे हैं मोदी जी डॉलर बचाइए, देश के लोगों को कह रहे हैं डॉलर बचाइए, और अडानी को कह रहे हैं बेटा अमेरिका में डॉलर लगाए जाओ। कितना? $10 बिलियन। कितना हो गया? 97,000 करोड़ रुपए। ये है, तो इसलिए है महंगाई देश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपराधियों के लिए एक मैसेज दिया है कि जो अपराधी गोली से नहीं मारते उनको गोली से समझाते। तो चलावे, लेके कट्टा कौन रोक रहा है? गोली चलावे, कट्टा चलावे, बंदूक चलावे। तो कह रहे पहले कट्टा ही चलता था, पहले कट्टा बम चलता था। अच्छा, आप कोई नई वाली लेके आएंगे? पता नहीं। तो इसलिए उनको रोज एक दिन हेडलाइन बनानी होती है योगी जी को। तो आज उनको लगा होगा कि यार इसी पे हेडलाइन बनेगी, बोली से नहीं, गोली से मारेंगे, तोप से मारेंगे, तमंचे से मारेंगे। तो उनकी एक उससे भी चटपटी खबर रहती है, रोज चलती है सब चैनल पे। तो वो इसलिए कुछ कुछ बोला करते हैं। हकीकत में जो एनसीआरबी का डाटा है वो उत्तर प्रदेश की हकीकत बता रहा है कि अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में, तमाम अपराधों के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 राज्य है। धन्यवाद।